एक बार फिर जाकर सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है दोस्तों, जिसके बाद राहुल गांधी एक और पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी कौन सा बड़ा मुद्दा उठाने जा रही है और प्रियंका गांधी भी इस पदयात्रा में शामिल होंगी। डिटेल में जानकारी दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस ने परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी के एक इशारे पर हजारों हजार की संख्या में छात्रों ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तस्वीरें वायरल हो रही है। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर शिंदे की मुश्किलें बढ़ गई है। निर्दलीय विधायकों ने दिया है एक ऐसा जवाब जिसके बाद शिंदे और उनकी सरकार को इन विधायकों का समर्थन खींचे जाने का डर सता रहा है। वहीं बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और जेडीयू के गठबंधन के बीच में सीधी लड़ाई ठन चुकी है दोस्तों। बताएंगे आपको कैसे बीजेपी के विधायक को पहले मार्शल से बाहर फिकवाया गया है, उसके बाद लाठी चार्ज में बीजेपी के नेता की मौत के बाद जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर अगर आज होते हैं लोकसभा के चुनाव तो किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, ताजा सर्वे में ये दावा किया गया है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके के आंकड़े हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम साय ने अपना इस्तीफा क्यों दिया है, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक और सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रहा है दोस्तों, जिस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी काफी सोच विचार कर कदम उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी काफी एनालिसिस के बाद नए नए कार्यक्रम लॉन्च कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीते दिन कांग्रेस पार्टी आला कमान ने उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक पूरी हुई है, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत मौजूद रहे। पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे, जहां पर पार्टी ने फैसला लिया है कि उत्तराखंड के युवाओं को काफी ज्यादा तकलीफ बीजेपी सरकार की अग्निवीर योजना से हो रहा है, जिसके कारण उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की तस्वीरें ट्वीट करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के अंदर आज नई चुनौतियां सामने आई है। बीजेपी की सरकार की जन विरोधी नीति के कारण जनता काफी त्रस्त है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड में सब लोग मिलजुल कर रहे, राज्य प्रगति करे, आगे बढ़े। बैठक के बाद राहुल गांधी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के युवाओं के लिए अग्निपथ योजना जैसे अन्याय और महिलाओं के विरुद्ध अपराध के खिलाफ आवाज उठाएगी और राज्य में पदयात्रा के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित करेगी। बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आला कमान के द्वारा ली गई है। बैठक के अंदर रणनीति तय की गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में माहौल बदल रहा है और बदलाव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि वो जनता के बीच जाकर संवाद करे और जनता से जुड़े मुद्दे को सरकार के समक्ष रखे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि अग्निवीर के मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश भर के अंदर 2 महीने पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा में राहुल गांधी 10 दिनों तक उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे और हिस्सा लेंगे। प्रियंका गांधी भी यात्रा में मौजूद रहेंगी। सभी जिलों से ये यात्रा निकलने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर से उत्तराखंड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके बाद ये बात तो तय हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी उन सभी सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है और उत्तराखंड के लिए अलग से मुद्दों पर पदयात्रा की जा रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार पूरा एनालिसिस के साथ लोगों के मुद्दे के साथ पदयात्रा कर रही है। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कई सारे सवाल खड़े किए थे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से राज्य के अंदर पटवारी और अन्य भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया था दोस्तों। और इसके बाद इंदौर के अंदर नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में स्टूडेंट दोपहर 12:30 बजे के आसपास कलेक्टर ऑफिस के बाहर पहुंच गए। इधर भीड़ बढ़ता देख पुलिस ने निगरानी के लिए वीडियो कैमरे से लैस ड्रोन का इस्तेमाल किया। इंदौर में प्रदर्शनकारी छात्र 3 घंटे तक सड़क पर बैठे रहे। घेराबंदी के चलते कलेक्टर ऑफिस इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। राहुल गांधी ने भी ये बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने युवाओं से बस चोरी की है। पटवारी परीक्षा घोटाला व्यापम घोटाला 2.0 है, जो प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पहले बीजेपी ने जनता की चुनी हुई सरकार की चोरी की, अब विद्यार्थियों से उनका हक और युवाओं से रोजगार की चोरी की जा रही है। दरअसल दोस्तों पटवारी परीक्षा में सत्ताधारी दल बीजेपी के एक विधायक के परीक्षा केंद्र से न सिर्फ 114 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, बल्कि टॉप 10 में 7 अभ्यर्थी इसी केंद्र से है। सभी टॉपर्स के स्कोर करीब करीब एक जैसे हैं। गड़बड़ियों की आशंका स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। विवाद में आए बीजेपी के विधायक का नाम संजीव कुमार कुशवाहा है। वो भिंड शहर विधानसभा से बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ग्वालियर में NRI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड
इवेंट मैनेजमेंट का संचालन भी करते हैं। इसके बाद अब सवाल खड़े होना पूरी तरीके से लाजमी है। देखते हैं दोस्तों इस पर कोई जांच करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, या फिर मामले को ढकने का प्रयास किया जाएगा। साथ साथ बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में बीजेपी के नेताओं ने चौथे दिन भी जोरदार हंगामा करने की कोशिश की। बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कराने के प्रयास किए, जिसके बाद कुछ विधायकों को मार्शल के जरिए विधानसभा से बाहर निकालना पड़ा। सत्ता पक्ष का आरोप है कि बीजेपी विधायक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग करते हुए इस स्थिति को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया जाए, जिसके बाद पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा को मार्शल के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने सदन की कार्रवाई को स्थगित करवाने का प्रयास किया था। इससे पहले मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। इस दौरान बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच गए। विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने नसीहत दी कि आप जनता के पैसे को नुकसान मत पहुंचाइए। जनता के पैसे से कार्रवाई की जा रही है, जनता के टैक्स के पैसे हैं, इसे बर्बाद मत करिए। जनता आपको हंगामा करने के लिए यहाँ पर नहीं भेजती है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेता नहीं रुके, जिसके बाद मार्शल का उपयोग करके बीजेपी के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर शिंदे सरकार के लिए एक और मुश्किलें बढ़ गई है। अजीत पवार के कारण निर्दलीय विधायकों ने भारी गुस्सा जाहिर किया है। आपको बता दें कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कड्डू ने सारे निर्दलीय विधायकों के समर्थन में आकर कहा कि सारे निर्दलीय विधायक चाहते थे कि बीजेपी की सरकार में एकनाथ शिंदे सरकार में उनको मंत्री का पद मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से राज्य के अंदर स्थिति बदल रही है, खासकर डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बाद से हमने फैसला लिया है कि हम कैबिनेट पद के लिए जोर नहीं देंगे, क्योंकि हम इस पर सीएम को और परेशान नहीं करना चाहते। हम आज अपना दावा छोड़ने की योजना बना रहे हैं, लेकिन सीएम ने हमें 17 जुलाई को एक बैठक के लिए बुलाया है और हम अगले दिन अपनी योजना की घोषणा करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री पद के लिए ऑफर दिया गया है, यानी बीजेपी सबको ऐसा लगता है कि मंत्री बनाने का ऑफर दे रही है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान बोले, कहा पूरा नोएडा डूब चुका है, लेकिन गोदी मीडिया को मसाला दिल्ली से मिलता है, यूपी से तो नोट मिलते हैं। दरअसल दोस्तों दिल्ली में जिस तरीके के बाढ़ की स्थिति है उसे लेकर दिन रात डिबेट किए जा रहे हैं, लेकिन बगल में उत्तर प्रदेश नोएडा की स्थिति भी लगभग एक ही जैसी है, लेकिन इसके बावजूद कोई डिबेट नहीं हो रहा। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई जिलों के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति है, इसके बावजूद दिल्ली सरकार को लेकर केवल डिबेट किया जा रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता ने नाराजगी व्यक्त की है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया शिनेट बोली, कहा प्रधानमंत्री का विमान दुनिया के हर कोने में जाएगा, बस मणिपुर की ओर उड़ान मना है, केवल वही नहीं जाएंगे। साथ साथ महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर अब अलग अलग तरीके के अनुमान सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल का आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? टाइम्स नाउ नव भारत ETG ने ताजा सर्वे में आंकड़े जारी किए हैं। 2019 के मुकाबले इस बार की स्थिति किस तरीके की रहेगी, ये सवाल जनता से पूछा गया है। 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और शिवसेना को बाकी की 18 सीटें मिली थी। दोनों मिलाकर 41 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी दोस्तों, 4 सीटें एनसीपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को मिली थी। अगर अभी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन और एनडीए के बीच में मुकाबला होगा। टाइम्स नाउ नव भारत की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 22 से 28 लोकसभा की सीटें मिल सकती है, जबकि शिवसेना कांग्रेस पार्टी एनसीपी गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 18 से 22 सीटें मिल सकती है। 48 लोकसभा सीटों को लेकर ये आंकड़े जारी किए गए हैं, यानी अजीत पवार की पार्टी अलग होने के बाद भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन लगभग 20 सीटें जीतने की स्थिति में है। और अगर थोड़ी और ताकत महाविकास अघाड़ी गठबंधन लगाएगा दोस्तों, और अगर राहुल गांधी की कुछ पदयात्राओं के साथ साथ एनसीपी के नेता शरद पवार जिम्मेदारी लेकर खुद से मोर्चा संभाल ले तो स्थिति इतनी हो जाएगी कि 30 सीटों तक महाविकास अघाड़ी गठबंधन पहुंच सका है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की नीतियां बनाई जाएगी और कैसे धरातल पर लागू किया जाएगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एंटी शिवसेना भाजपा के गठबंधन में दरार डल सकती है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक खबर है कि देवेंद्र फडणवीस के पास मौजूद वित्त मंत्रालय को अजीत पवार को दिया जा सकता है। सूत्रों ने कहा है कि अगर एनसीपी को महत्वपूर्ण वित्त विभाग का आवंटन हो जाता है तो फिर से अजीत पवार की एनसीपी के लिए बड़ी जीत होगी। वहीं पर भाजपा विधायकों के चेहरे पर एक तमाचा होगा, जो अपने नए गठबंधन सहयोगी को ज्यादा जमीन देने को तैयार नहीं है। बता दें कि अजीत पवार के नेतृत्व में विधायकों का एक समूह एकनाथ शिंदे सरकार को समर्थन कर रहा है और शिंदे खेमे के अंदर भी असंतोष की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार में देरी का कारण अजीत पवार के खेमे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में वित्त और योजना विभाग को लेकर गतिरोध को लेकर बताया जा रहा है। यानी अजीत पवार कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार विकास कर रही है, इसीलिए वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय के लिए तीनों नेता मिलकर देर रात तक बैठ के कर रहे हैं। 4-4, 5-5 दिनों से
लगातार बैठकें चल रही है, कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी स्थिति काबू में नहीं है। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता की लाठी चार्ज में हुई हत्या के मामले को लेकर तो बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने दावे किए हैं, लेकिन बिहार पुलिस पर मिर्ची पाउडर फेंके जाने का भी एक बड़ा मामला सामने आया है। वीडियो शेयर करते हुए पुलिस वालों ने दावा किया है कि उनके ऊपर मिर्ची पाउडर फेंके गए हैं, उनके आंखों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने सवाल पूछा कि क्या पुलिस की आंख में मिर्ची झोंकी गई? मिर्ची पाउडर के सैकड़ों पैकेट लेकर आए थे क्या बीजेपी के लोग? ये सवाल उन्होंने पूछा है। उदंडता की भी हद होती है। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह ने कैबिनेट के मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम साय ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देते हुए कहा कि पार्टी की ओर से उनको आदेश दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। किसको मंत्री के पद पर रखना है, किसको नहीं, ये फैसला मुख्यमंत्री के विवेक का अधिकार पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री पूरे राज्य के होते हैं। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आप इस्तीफा दीजिए। मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो ही मैंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि संगठन के अंदर कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं जरूर निभाऊंगा। साथ साथ दोस्तों एपी न्यूज के सी वोटर ने तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछा है, जिसके जवाब में जनता ने अपनी राय दी है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि जब जनता से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब केस मामले पर चार्जशीट होने के बाद इस्तीफा देना चाहिए, तो जनता की ओर से 44% लोगों ने कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, जबकि 42% लोगों का मानना है कि उनको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि 11% लोग मानते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि 42% लोग मानते हैं कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि बीजेपी के लोग महाराष्ट्र के अंदर जिसे भ्रष्टाचारी पार्टी बताते हैं, उसके नेताओं को अपने साथ में लाकर सरकार में शामिल करवा देते हैं, मंत्री बनवा देते हैं और बिहार में इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यानी मोरल ग्राउंड पर बीजेपी इतनी वीक है कि सर्वे में भी जनता बीजेपी के साथ में खड़ा होने से कतरा रही है। साथ साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के एक और इंटरनल सर्वे में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मात्र 11 सीटें मिल रही है, जिसको देखते हुए अमित शाह का दौरा रद्द किया गया है। फिर आ रही है कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़। कांग्रेस ने यह दावा किया है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन कोई ना कोई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते कहीं ना कहीं दिखाई दे ही जाते हैं। ऐसे में आरटीआई दायर करके पूछा गया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कितना पैसा खर्च होता है, तो जानकारी मिली है कि 4 कार्यक्रम जिसमें 5 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उड़ीसा के पुरी से लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने प्रधानमंत्री पहुंचे थे। ऐसे ही राजस्थान के अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच में और केरल के कासरगोड और तिरुवनंतपुरम के बीच में और इसी के साथ में तमिलनाडु के चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे थे। इन चारों कार्यक्रम को अगर मिला दे तो लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए का टोटल खर्च सरकार और रेलवे को आया है। दोस्तों आरटीआई के तहत ईस्ट कोस्ट रेलवे ने यह पूरी जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर कोई भी नेता आगे बढ़ा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद से अलग से कार्यक्रम आयोजित करवाकर पहुंचते हैं, जो कहीं ना कहीं सवालों को जन्म देता है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ खास बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा गया था ट्रेनों के उद्घाटन को लेकर, जैसा बीजेपी की सरकार में किया जा रहा है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पिछले 23 साल 127 दिनों से सीएम के पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं। आने वाले 22 जुलाई को यानी ठीक 10 दिन के बाद दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। सीएम पटनायक ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में की थी। साल 1998 में उन्होंने अपने पिता के नाम पर पार्टी बनाई थी। इसके बाद बीजू जनता दल को 2000 सन के अंदर काफी समर्थन मिला था और मुख्यमंत्री के कार्यभार पर मौजूद है। दोस्तों इसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तमाम राजनीतिक बदलाव के बावजूद उनकी सरकार बनी हुई है और अच्छा खासा बहुमत उनको बार बार जनता देती रही है। यही बड़ा कारण है कि अब रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं नवीन पटनायक। भारत के अंदर सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के पास है, जिन्होंने लगभग 24 साल 166 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने रिकॉर्ड बनाया था, वो दूसरे नंबर पर थे। 23 साल 138 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे और अब ये रिकॉर्ड उड़ीसा के मुख्यमंत्री को मिलने जा रहा है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में इतनी ज्यादा गुटबाजी है कि बीजेपी एक विरोध प्रदर्शन भी एकजुटता के साथ नहीं कर पा रही है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीतने के बड़े बड़े दावे जरूर कर रही है, लेकिन धरातल पर बीजेपी कुछ खास नहीं कर पा रही है। सवाई माधोपुर में संपन्न हुए 2 दिवसीय बीजेपी चिंतन बैठक में अशोक गहलोत सरकार की सामाजिक कल्याणकारी योजना का मुकाबला करने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, पार्टी के प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और विपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौर सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने सीएम की कल्याणकारी योजना का मुकाबला करने का तरीका खोजने के लिए बैठकें बुलाई थी। दरअसल दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से लगभग 6 महीने के अंदर कैंपेन किया है और जनता को राहत पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके के मुद्दे उठाए हैं, उसके बाद से बीजेपी इतनी बुरी तरीके से बैकफुट पर है कि भारतीय जनता
पार्टी चुनाव से 5 महीने पहले तक अपनी रणनीति तैयार नहीं कर पा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां करा के बीजेपी को उम्मीद दिख रही है कि राज्य के अंदर वो चुनाव जीत सकती है, लेकिन असली मुकाबला तो राज्य सरकार का है। बीजेपी के नेताओं को ना तो कोई स्थानीय मुद्दा मिल रहा है और ना ही कोई स्थानीय नेता मिल रहा है। इन्हीं दोनों के अभाव में भारतीय जनता पार्टी बार बार बैठ के कर रही है, कुछ खास नहीं कर पा रही। साथ साथ दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर है जिसे लोग काफी शेयर कर रहे हैं, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है और अपने हाथों से खाना परोस रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोगों ने कहा कि यही भारत के लोकतंत्र की जीत है, जहां पर एक राजा अपने हाथ से देश की राष्ट्रपति को खाना परोस रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सपना देश के लिए देखा था। आप लोग की इस तस्वीर पर जो भी कमेंट हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट करते हुए दावा किया गया है कि रेलवे किराए में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा रियायत कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सरकार ने दिया था। 50% तक की रियायत दी जा रही थी, जबकि बीजेपी सरकार में 0% की रियायत दी जा रही है। यानी लोगों के लिए एक विनाश काल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी शासन में विकास का काल चल रहा था। साथ साथ बहु विवाद पर असम में लगाया जाएगा बैन। जल्द सरकार कानून लेकर आने वाली है। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रही चर्चा के बीच में लाखों लोग इसे लेकर अपना सुझाव दे रहे हैं। वहीं पर इस पर काफी चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले से ही यूसीसी के समर्थन में है। इसके अलावा असम के सीएम ने यह भी कहा कि राज्य के अंदर पॉलीगैमी को बंद किया जाएगा, यानी बहु विवाद को तत्काल प्रभाव से बैन किया जाएगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के अंदर मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी है। साथ साथ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह से अलग कलेक्टिव नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। साथ साथ महाराष्ट्र में बीजेपी ने 152 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पोस्टर में पंकजा मुंडे भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी 2 बड़े विपक्षी दलों को अपने पाले में शामिल कर चुकी है। शिवसेना के बाद अब अजीत पवार समेत 30 से ज्यादा विधायक समर्थन में बताए जा रहे हैं। साथ साथ महाराष्ट्र में बीजेपी की बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा सा पोस्टर नजर आया है। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के फोटो में 152+ सीटें जीतने का दावा किया गया है 2024 के चुनाव में। यानी विधानसभा को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। बीजेपी अकेले दम पर 152 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है, लेकिन अब इसे लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा की सीटें हैं और अगर 152 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही है तो इसका मतलब भाजपा कम से कम 180 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगर बीजेपी 180 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो 100 सीटों में अजीत पवार गुट और शिंदे गुट को चुनाव लड़ने का मौका मिल पाएगा। दोनों मिलाकर 50-50 सीटें के लगभग चुनाव लड़ने का मौका मिल पाएगा। दोस्तों, यही बड़ा कारण है कि अब यह विवाद का बड़ा मुद्दा बन चुका है कि क्या विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों पार्टियों को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस लेवल की एनसीपी पार्टी है वो 100 से कम सीटों पर अकेले तो चुनाव लड़ेगी नहीं और अजीत पवार उससे कम में दावेदारी करेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी में फूट पड़ना भी तय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पंकजा मुंडे को अपने साथ मिलाने का प्रयास कर रही है और पोस्टर में पंकजा मुंडे की तस्वीरें भी दिखाई देने लगी है। साथ साथ कानून का घोर उल्लंघन पश्चिम बंगाल में हुआ है। डर के साए में लोग जी रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ये दावा कर रहे हैं। वहीं संजय राउत ने अजीत पवार और शिंदे गुट पर निशाना साधा और कहा कि बार बार दिल्ली जाकर विवाद सुलझाना पड़ रहा है। मुझे मंत्रिमंडल विस्तार होना मुश्किल लग रहा है, विस्तार नहीं हो पा रहा। जो 9 मंत्री ने शपथ ली है उनको अपना मनपसंद विभाग भी नहीं मिलेगा। अब उनका हाईकमान दिल्ली में है, सबको बार बार दिल्ली में जाकर मुजरा करना पड़ेगा और जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब दोनों गुट में बड़े असंतोष देखने को मिलेंगे। फडणवीस को नागपुर का कलंक बताया गया था उद्धव ठाकरे की ओर से और इस पर भी संजय राउत की ओर से कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल सही कहा है। साथ साथ दोस्तों, भगवंत मान ने पड़ोसी राज्य पर तंज कसते हुए कहा कि वैसे तो हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से पानी की मांग करते हैं, लेकिन आज इतना पानी है तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से पानी मत छोड़िए, यानी पंजाब से डैम बंद करिए, पानी मत छोड़िए। साथ साथ दोस्तों, खेतों से टमाटर उड़ा रहे चोर दिन रात गश्त लगाने को मजबूर है किसान। कर्नाटका से ये बड़ी अपडेट आई है। साथ साथ विंध्य के सियासत में नया समीकरण देखने को मिला है। बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी नई पार्टी बनाई है और 43 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों के बाद अब विधानसभा चुनाव से पहले मेहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी बनाई है। इस पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुभारंभ 14 जुलाई से यानी आज से किया जा रहा है। एमपी विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी अपडेट है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में विंध्य क्षेत्र में रीवा, शहडोल संभाग की सीटों पर चुनाव का मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है और ऐसे में ये जो नई पार्टी बनाई गई है और मेहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने बनाई है तो दोस्तों 2018 के चुनाव की और भी संकेत मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के ये नेता ब्राह्मण समाज से आते हैं और हाल फिलहाल के अंदर ब्राह्मण समाज की ओर से बीजेपी नेताओं का विरोध किया गया था। भाजपा के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया गया था और ऐसे में क्या ब्राह्मण वोटों को काटेंगे बीजेपी के विधायक की पार्टी के कैंडिडेट? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि 2018 के अंदर भी बीजेपी के खिलाफ एक ब्राह्मण विरोधी होने का
का माहौल बनाया गया था, जिसके बाद भाजपा को कम से कम 20 से 25 सीटों का नुकसान हुआ था। देखते हैं आगे किस तरीके की रणनीति पर ये पार्टियां काम करेगी। साथ साथ तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके ने भारत के विधि आयोग को पत्र लिखकर प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी सरकार के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से इसे लागू नहीं करने की सिफारिश की गई है। साथ साथ जनवरी से ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की कम से कम 400 घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार जून में इस अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ सबसे अधिक हमले देखे गए हैं, 88 घटनाएं, और प्रतिदिन औसतन 3 घटनाएं हुई है। साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का आरोप कहा 10 में से 7 टॉपर्स ने बीजेपी विधायक के केंद्र से लिखित परीक्षा दी है, जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं। साथ साथ दोस्तों पायलट बोले, कहा जीत का डंका बजाने के लिए फील्ड में उतरे सारे कार्यकर्ता नेता एक साथ मिलकर ही चुनाव जीत पाएंगे। साथ साथ भाजपा वालों को मार के भूत बना देना। पटना में लाठीचार्ज पर बीजेपी के नेता ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने इस तरीके के आदेश जारी किए हैं। हालांकि दोस्तों इसे लेकर कोई औपचारिक सबूत नहीं दिए गए। आप लोग को अगर एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़ने से दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत मातरम।